सूरज एक फूड ट्रैवलर था। उसे जगह जगह शहर शहर जाकर वहाँ के मशहूर खानों के बारे में शोध करना और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना अच्छा लगता था। एक दिन जब वह भारत की मिठाइयों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा था, तभी उसे जबलपुर की प्रसिद्ध जलेबी के बारे में मालूम पड़ा और सूरज निकल पड़ा जबलपुर की जलेबी वाला की खोज में। जबलपुर पहुंचकर उसने एक आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ जबलपुर की प्रसिद्ध जलेबी की दुकान कहाँ है? अरे साहब, अब आप जबलपुर आ ही गए हैं तो समझो जलेबी वाले के पास भी पहुँच गए। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। वह आदमी सूरज को जलेबी वाला के पास लेकर चलता है। रास्ते में सूरज उससे पूछता है, भाई साहब, यह जलेबी वाला कब से यहाँ जबलपुर में जलेबी बेच रहा है? अरे साहब, यह तो हमारे दादा ही बता सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने दादा से भी यही सुनते आ रहे हैं कि जलेबी खानी हो तो जबलपुर जलेबी वाले से ही खाओ। थोड़ी देर चलकर सूरज जबलपुर जलेबी वाला की दुकान के आगे पहुंच जाता है। वहां से आ रही देसी घी की जलेबी की खुशबू सूरज को मोहित कर देती है। वह आगे बढ़कर जलेबी वाले को अपना परिचय देता है। जलेबी वाला उससे कहता है, आइए जनाब, आपका स्वागत है। बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप जैसे फूड ट्रैवलर हमारी दुकान पर आए। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप हमें अपनी जलेबी के बारे में बताइए। इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई? हाँ, क्यों नहीं साहब। जलेबी बनाने की शुरुआत हमारे परदादा ने यहाँ के राजमहल में की थी। पहले वह राजा और राज परिवार के लिए जलेबियाँ बनाते थे, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद से हमने यह दुकान खोली है। तब से हम लोग यहाँ पुष्ट दर पुष्ट जलेबी बनाने का काम कर रहे हैं। लीजिए, आप भी जलेबी खाकर देखिए। सूरज जलेबी खाकर कहता है, अरे वाह, ऐसी जलेबी मैंने आज तक नहीं खाई। बस साहब, आप लोगों का यही प्यार और तारीफ हमें दिन पर दिन आप लोगों का विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारी जलेबी की स्वाद और मिठास में कोई कमी ना आए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि अपने प्रोग्राम के जरिए आपकी जबलपुर की जलेबी को पूरी दुनिया में मशहूर करूं। और सूरज जबलपुर की जलेबी वाला की जलेबी खाकर अपने अगले मुकाम के लिए निकल जाता है। बड़ा मछली ट्रक। बबलू नाम का एक मछुआरा भोलापुर गांव में रहा करता था। वो बहुत ही लालची था। एक बार वो मछलियां पकड़ने के चक्कर में डूबते डूबते बचा। इसीलिए उसने अपने घर में ही एक छोटा सा तालाब बना दिया, जिसमें वह अपनी मछलियां पालता था और उन्हें बाजार में बेच दिया करता था। चलो, अच्छा हुआ सारी मछलियां बिक गई। अब और अंडे डालता हूँ तालाब में। कुछ समय बाद अच्छी अच्छी मछलियां बेचूंगा। बबलू अंडे डालकर चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह देखता है कि मछलियां बड़ी नहीं हुई और अंडे तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। अरे यह क्या, एक हफ्ता हो गया अंडे वैसे के वैसे ही पड़े हैं। अब तक तो मछलियां निकल जानी चाहिए थी। मछलियां बड़ी ही नहीं हुई तो मैं बेचूंगा कैसे? क्या हुआ जी, इतनी चिंता में क्यों हो? तुम ही देखो ना, एक हफ्ता हो गया तालाब में अंडे डाले, अभी तक एक भी मछली बड़ी नहीं हुई। कैसे बेचूंगा, क्या कमाऊंगा मैं? यह तो बड़ी दुविधा हो गई जी। अच्छा, थोड़ा और इंतजार करो, मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी। देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। सीता का भाई मनोज उन दोनों से मिलने आया था और बबलू की दुविधा के बारे में उसे पता चल जाता है। अरे जीजा जी, चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना। मेरे पास एक खास दवाई है जिससे कुछ ही समय में मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी और आप जल्दी से इन्हें बेच पाओगे। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, थोड़ी सी ही दवा डालना, वरना बड़ी तकलीफ में पड़ जाओगे। अरे वाह, तुमने तो मुझे बचा लिया। अब आप जल्दी ही ये दवाई इस्तेमाल कर लीजिए। बबलू उसी समय तालाब पर जाता है और लालच के चक्कर में सारी की सारी दवाई उसमें डाल देता है। मैं तो थोड़ी नहीं, सारी की सारी ही दवाई डाल देता हूँ। इससे जल्दी ही मछलियाँ बहुत बड़ी हो जाएंगी और मेरा फायदा ही फायदा। बबलू सारी दवाई तालाब में डाल देता है और अगले ही दिन सुबह देखता है कि मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं। बबलू बहुत खुश हो जाता है और सारी मछलियों को अपनी गाड़ी में डाल बाजार में बेचने चला जाता है। पर एक मछली तालाब के कोने में रह जाती है और बड़ी होती रहती है। बबलू जब शाम को घर आता है तो अपनी पत्नी सीता को चिल्लाते हुए देखता है। बबलू, जल्दी आओ, देखो देखो इतनी बड़ी मछली। हे भगवान, ये कैसे हुआ? अरे कोई बचाओ।
बबलू अपने तालाब में एक तालाब जितनी बड़ी मछली को देखता है और हैरान रह जाता है। अरे यह क्या, इतनी बड़ी मछली! लगता है उस दवा का असर है। इसको बेचकर तो खूब पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसे बाजार तक लेके कैसे जाऊं? बबलू फिर लालच में पड़ा। बड़ी मछली को बाजार तक ले जाने के लिए एक बड़ा ट्रक रेंट पर ले लिया। सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। इतनी बड़ी मछली, इससे तो कितने लोगों के लिए पकवान बन सकते हैं। बबलू बड़ी मछली को बाजार में बेच देता है और घर आकर देखता है कि उसका तालाब तो मछली की वजह से बर्बाद हो चुका है। जितने पैसे में बड़ी मछली बिकी, उससे ज्यादा तो ट्रक का किराया लग जाता है। बबलू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद से वादा करता है कि अब कभी लालच नहीं करेगा। गोल्डन लॉरी वाला। सूरज भानगढ़ में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। वह अपनी गुजर बसर के लिए एक लॉरी चलाता था। काफी साल मेहनत करने के बाद उसने अपनी खुद की एक लॉरी खरीदी। अपनी लॉरी खरीदने के बाद वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी विमला से कहा, विमला, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा अपना लॉरी होने का सपना पूरा हुआ। अजी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हम अपने बेटे कमल को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बना देंगे। हाँ विमला, तुम ठीक कहती हो। सूरज अपने बेटे कमल को एक अच्छे स्कूल में भर्ती कर देता है। कई साल बीत गए, लेकिन सूरज और विमला के सपने पूरे ना हो सके, क्योंकि उनका बेटा कमल वैसे तो बहुत ही मेहनती और ईमानदारी लड़का था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। समय के साथ कमल बड़ा हो गया। एक दिन सूरज ने कमल से कहा, कमल बेटा, अब मुझसे लॉरी नहीं चलती। तुम और कुछ तो करते नहीं हो, तो लॉरी ही चला लो। यह सुनकर कमल कहता है, पिताजी, मैं लॉरी तो चला लूंगा, लेकिन यह पुरानी लॉरी नहीं चलाऊंगा। यह तो कभी भी कहीं भी बंद हो जाती है। आप मुझे एक नई लॉरी खरीद दीजिए। यह सुनकर सूरज गुस्सा हो जाता है। क्या कहा? तुमने इस लॉरी को पुराना खटारा कहा? कमल की माँ कमल को समझाती है, अरे बेटा, बस कुछ दिन की बात है, ये पुरानी लॉरी चला लो। समय आने पर तुम्हें नई लॉरी दिलवा देंगे। कमल लॉरी चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह लॉरी को गोल्डन कलर से चमका देता है। यह देखकर बाकी सभी लॉरी वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे कमल, गोल्डन कलर करने से तुम्हारी लॉरी सोने की नहीं हो जाएगी, रहेगी तो खटारा लॉरी ही ना। एक दिन कमल सामान डिलीवरी करके खाली वापस आ रहा था। बारिश हो रही थी। तभी उसने देखा जंगल के बीचों बीच सड़क पर एक कार खराब खड़ी थी और एक आदमी मदद मांग रहा था। कमल ने लॉरी रोककर उससे पूछा, क्या बात है साहब, क्या परेशानी है? भैया, मेरा नाम विजय है। मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, लेकिन मेरी कार खराब हो गई। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? विजय और उसकी पत्नी को देखकर कमल को दया आ जाती है। वह अपनी लॉरी में पीछे की जगह साफ करके तिरपाल बिछा देता है और दोनों को वहां बिठाकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा देता है। समय पर हॉस्पिटल पहुंचने के कारण विजय की पत्नी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। विजय कमल का धन्यवाद करता है और उसे मदद के रूप में कुछ पैसे देने लगता है। नहीं सर, मैंने आपकी मदद पैसे के लिए नहीं की, यह तो मेरा फर्ज था। विजय कहता है, अरे भाई, उधार समझ कर रख लो, जब आपके पास आ जाए तो वापस कर देना। कमल उन पैसों से एक नई लॉरी खरीद लेता है और अपनी पुरानी लॉरी को और गोल्डन कलर में चमकाकर अपने पिताजी के पास आता है। पिताजी, आप सही कहते थे, यह लॉरी केवल रंग में नहीं, यह असलियत में भी गोल्डन है। मोरपुर गांव में एक सूखा हुआ कुआं था। उस गांव के बड़े बुजुर्ग के अनुसार वह कुआं एक जादुई कुआं था। बड़े बुजुर्गों की बातों से सभी गांव वाले यही मानते थे कि वह कुआं भूतिया है और कभी उसको इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही उसमें कभी पानी डालना है। एक दिन दो चोर, मुकेश और भोला, चोरी करके पुलिस से बचते बचाते गांव में आ जाते हैं। अरे भोला, अब कहाँ जाएं? पुलिस से बचना तो बहुत मुश्किल है। अरे वह देख सामने कुआं, चल इसमें कूद जाते हैं, पुलिस चली जाएगी तो बाहर निकल आएंगे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, चलो जल्दी कूद जाते हैं। दोनों दोस्त उस कुएं में कूद जाते हैं,
मुकेश और भोला पूरे दिन कुएं में छिपे रहते हैं और शाम के समय बाहर निकलते हैं और सोचते हैं, भोला, लगता है पुलिस जा चुकी है। चल टॉर्च तो जला, देखें तो सही हम कहाँ हैं। मुकेश टॉर्च जलाता है। तभी एक औरत मनीषा कुएं के सामने से गुजरती है। कुएं में रोशनी देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है, आ! कुएं में भूत! भूत! भोला और मुकेश यह सुनकर हंसते हैं और मनीषा को बुलाते हैं। मुझे मत मारना, मैं एक आम लड़की हूँ। तुम जितने पैसे चाहते हो ले लो। ठीक है, मैं अपना हाथ ऊपर करूँगा। तुम अपने सारे पैसे, सोना चांदी और गहने इसमें डाल दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मनीषा चोरों को पैसे और जेवर दे देती है और वहाँ से चली जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन अब दोनों चोर रोज गांव वालों को इसी तरह बेवकूफ बनाते। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीरज सेठ की बेटी नीलिमा शहर से पढ़ाई कर कर वापस लौटती है और वो उस दिन कुएं के भूत के बारे में सुन लेती है। आप सब कितने भोले हैं, भूत जैसा कुछ नहीं होता और कुएं में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये आप सबकी गलतफहमी है। नीलिमा कुएं के पास जाती है और चुपके से कुएं में झांककर चोरों को देख लेती है। वे बिना कुछ बोले वहां से वापस चली जाती है। नीलिमा गांव वालों से बात करती है, हमें इस कुएं में पानी डालना चाहिए, इससे भूत की प्यास बुझ जाएगी और वो पैसे नहीं मांगेगा। गांव वाले नीलिमा की बात मान जाते हैं और कुएं में पानी डालने लगते हैं। लेकिन पानी डालते ही दोनों चोर कुएं से बाहर निकल आते हैं और नीलिमा पुलिस को बुलाकर उन दोनों को गिरफ्तार करवा देती है। सभी गांव वाले नीलिमा की बहुत प्रशंसा करते हैं। नीलिमा की सूझबूझ से गांव वालों को चोरों से निजात मिल जाती है। प्लीज सब्सक्राइब।